दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं और आरएसएस खुलकर बदलाव की मांग कर रहा है, तो क्या केंद्र सरकार में बड़ा फेरबदल तय है? और क्या भाजपा अध्यक्ष पद की बार बार टलती घोषणा किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत है? आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहीं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल ये आरएसएस के दबाव का जवाब है या फिर मोदी की कोई अगली चाल लगती है आपको? जो मुझे लगता है सर कि मोदी जी अब चाल चलने के काबिल नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनका मुकाबला अब आरएसएस से हो रहा है। ठीक आरएसएस ठीक। जो है वो पूर्ण रूप से संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत रखती है। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा दौर आया था जब लग रहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या केंद्र में जो सरकार है वो सिर्फ इसलिए सत्ता में है क्योंकि उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये दो चुनावों के बाद जो तीसरा चुनाव अभी हुआ है, इसमें जो परिस्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरह से नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता न चुनने के बावजूद, न चुने जाने के बावजूद एनडीए के तरफ से वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करके और हड़बड़ा करके एक तरह से कहें कि इस पद को ग्रहण करने के लिए पूरा एक तैयारी की और कर भी लिया। वो गले से उतरी नहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मदर संगठन है आरएसएस, जो जिस परिवारवाद की कई बार बात करते हैं, तो इनके यहाँ जो परिवार है वो संघ परिवार, आरएसएस ही इस परिवार का मुखिया है। तो वो इसको एक तरह से ठीक नहीं समझे। और अब जो सुनने में आ रहा है, जो काफ़ी हद तक ये पॉलिटिकल डोमेन में है, अभी पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी को एक तरह से अल्टीमेटम है और संभवतः अगर बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती है या मुंह की खाती है तो तुरंत ही प्रधानमंत्री के पद में परिवर्तन होगा। इसलिए जो कैबिनेट फेरबदल है उसका अधिक मायने मैं नहीं देख रहा हूँ अभी है। वो नरेंद्र मोदी जी कुछ लोगों को खुश करने के लिए और कुछ लोगों पे अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब, क्या नरेंद्र मोदी के 75 साल के होते ही भाजपा में अंतरी रिटायरमेंट पॉलिसी को लागू किए जाने का जो है आरएसएस इसे जोर लगाकर लाना चाहती है? क्योंकि हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि 75 साल की शॉल जब ओढ़ी जाती है तब इसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई है और जरा बाजू हो, हमें काम करने दो। तो क्या 75 साल वाली जो पॉलिसी है, मार्गदर्शन मंडल कहती भाजपा में 2014 के बाद जो कई सीनियर लीडर्स थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था किसी मार्गदर्शन मंडल का नाम लेके, तो अब ये जो पॉलिसी है 75 साल वाली, क्या आरएसएस उसको अच्छी तरह से मजबूती से लागू करने के मूड में है? देखिए, ये जो पॉलिसी है सिर्फ आरएसएस की नहीं है। ये पॉलिसी जो शुरू में जिसको बहुत ही जोर शोर से इम्प्लीमेंट किया गया, वो नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व को चुनौती देने के लिए सक्षम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको किनारे करने के लिए इसका जम के प्रयोग किए। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक तरह से साइड लगाया, साथ ही मुरली मनोहर जोशी जी को लगाया, फिर जो कल्याण सिंह जी हैं या जयंत सिन्हा जी जो झारखंड से आते हैं, ऐसे कई नेताओं को उन्होंने एक अपने रास्ते से अलग किया। कई सारी बातें हैं जो कुछ नेताओं की जो एक्सीडेंट हुआ, जैसे महाराष्ट्र के जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे, उनकी जो मृत्यु हुई थी एक साधारण से कार एक्सीडेंट में दिल्ली में जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे।
और जिस तरह से कुछ और नेताओं की जो मनोहर पर्रिकर थे, जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के, बहुत ही एक तरह से जिनके चरित्र पर और जिनके ईमानदारी पर कोई शक कभी नहीं किया जा सकता था। और भी नेता हैं, उन लोगों की जो मृत्यु हुई वो काफ़ी एक संदिग्ध माना जा सकता है। और ये सारी परिस्थितियां जो है सो बहुत अच्छी नहीं थी इस सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी जोड़ी जो अमित शाह से बनती है। इसलिए अमित शाह ने तो एक तरह से अपने आप को संघ के आगे सरेंडर करते हुए ये चर्चा शुरू कर दी है कि अब वो रिटायर करेंगे तो किस तरह से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती पर उनका ध्यान रहेगा, कितना हद तक वो उससे इत्तेफाक रखते हैं या उसको कितना संजीदगी से वो बोले हैं और मायने। लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने एक तरह से दिया जिसको तुरंत हेडलाइंस बनाया जो अखबारों ने। तो जो 75 साल का जो अब जो नियम है वो तो निश्चित तौर से संघ का जो आरएसएस का जो कहना है कि नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा, तो वो तो मैं समझता हूँ इस बात में वो सीरियस है, लागू करेंगे। इसमें दो चुनाव हैं, बहुत अहम है। एक बिहार का चुनाव है जो नवंबर में शेड्यूल्ड है, और उसके बाद ठीक एक साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और तमिलनाडु का भी चुनाव। तो इन चुनावों में राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी को हटाकर गडकरी साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दूसरा, जो ओबीसी राजनीति कर रहे थे, जो एक ओबीसी के साथ वैसे तो छलावा हुआ लेकिन वो नाम पर बने थे ओबीसी के, तो गडकरी साहब ओबीसी है नहीं, वो ब्राह्मण है। तो अगर वो बनते हैं तो ओबीसी वोटर्स जो है, जो काफ़ी हद तक जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से कई मायनों में बहुत स्टेट्स में, खासतौर से बिहार उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आरएसएस इसका आंकलन करेगा और तब कोई, मैं समझता हूँ, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी सर। डॉक्टर साहब, एक बात ये कि जो भाजपा अध्यक्ष पद की घोषणा को बार बार टालना, क्या सिर्फ संगठन में बहुत अधिक व्यस्त होना है या फिर पार्टी के अंदर चल रही सियासी खींचतान की एक तस्वीर है? क्योंकि काफी समय खिंचता जा रहा है और उससे तो साफ ये भी लगता है जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता, उनमें भी ना एक उदासीनता आती है पार्टी को लेके, पार्टी के नेतृत्व को लेके। तो इस पर आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जिनको पार्टी के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, संघ उससे सहमत नहीं है, यह तो दिख रहा है। अगर दोनों सहमत होते तो एक दिन भी इसमें देरी नहीं होती, जो भी नाम देते नरेंद्र मोदी जी उस पर संघ मोहर लगा देती आरएसएस। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जो गुजरात के समय से ही बहुत ही आरएसएस के अंदर जो अलग अलग विचार और गुट हैं, उसके तहत जो संजय जोशी जी हैं, उनसे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही बहुत एक तरह से खुश नहीं रहते हैं, उनके विरुद्ध रहते हैं, उनको साइडलाइन में रखा गया काफ़ी दिनों तक इन्हीं नेताओं के दबाव में। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस उनको अध्यक्ष बनाने की कवायद में है और यह बर्दाश्त से बाहर है नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को। तो इसलिए देरी हो रही है। अब इस देरी में ये कह दिया जाए कि जो इसकी गलती वो नहीं है। लोग को पीछे की सारी कहानी भी लगभग मालूम हो चुकी है। और ये आपने सही कहा कि एक सक्षम अध्यक्ष नहीं होने के कारण पार्टी के प्रभावशाली ढंग से काम करने में एक बाधा आती है। कार्यकर्ताओं को एक इंस्पिरेशनल फोर्स जो है, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे वो काफ़ी अपना एक मार्गदर्शन ले सके, प्रभाव उन पर पड़े और वो एक पूरे जज्बे के साथ संगठन के लिए लगे, वो भी मिसिंग है।
वो नहीं दिख रहा है। जी सर। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे कि अभी आपने संजय जोशी का नाम लिया, उसी ये वो बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि क्या आरएसएस के पसंदीदा चेहरे जैसे कि संजय जोशी किसी नए संगठनवादी को या किसी नए संगठनवादी को भाजपा अध्यक्ष बनाकर संगठन पर मोदी शाह की पकड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है आरएसएस क्या? देखिए, ये सब जानते हैं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पद छोटे से बड़े की नियुक्तियां होती हैं वो आरएसएस के सहमति से या उनके द्वारा अनुमोदित नाम के सहारे ही होती है। उसमें किसी प्रकार का अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात से बाहर निकल पाए। तो ये चाहे अध्यक्ष कोई भी बने, जो खास तौर से ये नहीं संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी जी के कारण ही बने, कोई भी और बने, तो वो आरएसएस से बिना पूछे, बिना उनकी सलाह लिए, बिना उनके निर्देश पर कोई भी काम कर ही नहीं सकता है। ये इस तरह की संगठन की संरचना भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसमें किसी प्रकार से कोई मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपने कहा वो उससे आगे बढ़ के ये बात। जिस डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बात ये भी देखिएगा कि भाजपा के शीर्ष नेता ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बात को भी आप भुला नहीं सकते, और ये बात भी उन्होंने अपने मन से नहीं बोली होगी, उनको जब कहा गया होगा या इशारा दिया गया होगा तभी बोला होगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जगत प्रकाश नड्डा जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर से कई दशकों से जानता हूँ। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बनकर आए थे, और उन दिनों से मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि वो उन पर दबाव हो सकता है। कई हम लोगों ने वीडियो क्लिपिंग्स देखी हैं कि जब वो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे होते हैं तो किसने उनको धक्का देकर साइड कर दिया। ये सारा वायरल हो चुका है, लोग जानते हैं कौन किए। उनके दबाव पर ही वो बोल दिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो बिना जो अपने इच्छा के वो नहीं बोले होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ इतना बात नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि इस संघ की ज़रूरत नहीं। वो किस संदर्भ में कहे, उनकी क्या असल में अभिप्राय था, क्या वो कहना चाह रहे थे। देखिए, लोगों को सुनने और समझने में जो बात आती है, जो संगठन के अंदर है, उनको पता चल जाता है कि ये इशारा किस ओर। तो ये थोड़ा इस पे गहन मैं समझता हूँ एक जानकारी लेने की ज़रूरत है। अभी तक किसी पत्रकार ने या किसी चैनल या कोई भी ऐसा या कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी इस पर अधिक टिप्पणी नहीं किए हैं, या कोई किसी प्रकार की अधिकृत जानकारी या इससे अधिक जानकारी नहीं साझा किए हैं जिससे हम लोग कोई ठोस परिणाम तक पहुंच सके। जिस डॉक्टर सूरज मंडल जी, एक चीज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस समय जो मीडिया के अंदर अगर काबिज है तो गोदी मीडिया है। क्या गोदी मीडिया का कोई भी एंकर, कोई भी पत्रकार क्या कभी मोदी जी से तो खैर कभी आमना सामना होते ही नहीं, या किसी शीर्ष लीडर से या शाह से कोई ऐसा सवाल पूछता है कभी? क्या जब सवाल ही नहीं पूछता कोई तो जनता के सामने आएगा क्या? वो तो ये तक कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के शहर पे कब्जा कर लिया। अब ऐसे पत्रकार कोई सवाल ही नहीं करते तो जनता के सामने जो है बात तो खुलती ही नहीं कभी। ये तो हम लोग आप लोग चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ी सी जनता के सामने बात आ जाती है। देखिए, बहुत ही दिलचस्प एक टिप्पणी की गई। बिहार में जो चुनावी धांधली कर रही है, जो संवैधानिक संस्था है, उसी के द्वारा ये धांधली चल रही है। और वो खबर कैसे अपना साझा करता है तो सूत्रों के हवाले, और उस पर जो काफ़ी एक दिलचस्प टिप्पणी की जिस पर बड़ी हाहाकार मच गया कि तेजस्वी जी ने किस तरह से सारी मर्यादाओं को तोड़कर उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी। अब आप देखिए, जो कि ये मर्यादा की बात कौन कर रहा है, जिनका विश्व में 186 देशों के जब मीडिया का एक
ये रैंकिंग होता है तो उनका अपना रैंक जो है 166वां लगभग आता है, 161 से 166 के बीच में वो झूलते रहते हैं। यानी कि दुनिया के सबसे निकृष्ट और सबसे कम विश्वसनीय जो मीडिया है वो भारत की मीडिया है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ अपने मर्यादा को नहीं खोई, सिर्फ अपने जो दायित्व है लोगों को सही जानकारी देना उससे नहीं अलग हटे, बल्कि पूरे दुनिया में वो हंसी का पात्र बन गए और इतना अधिक बन गए हैं कि पाकिस्तान से लेकर विदेशियों में और खुद भारत में उनके हर सवाल को मजाक में अब लिया जाता है। जिसके पत्रकार जाके पूछें प्रधानमंत्री से कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है, और जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कहे कि मैं एक नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी हूँ, भगवान ने मुझे सीधे अवतरित किया है इस धरती पर, तो क्या लोगों को सुना रहे हैं और किस चीज़ का वहाँ नैरेटिव हो रहा है। कोई पूछता है जाकर कि आम को काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अब ये बात कितनी, अब मर्यादा की जब बात हो रही थी तो ये उसी श्रेणी में इसको भी रखा जा सकता है जहाँ पर लोग तेजस्वी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मीडिया जो है वो तो हिम्मत नहीं कर सकती है, आप छोड़िए नरेंद्र मोदी जी से, पीएमओ के किसी भी कर्मचारी से और किसी भी स्टाफ से वो किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न नहीं कर सकती है जो उनके लिए असहज हो या उनको ऐसी जानकारी देने में लगे कि इससे उनके नेता यानी नरेंद्र मोदी की छवि, पार्टी की छवि को थोड़ा भी नुकसान पहुंच रहा है। तो वो क्या बात करेंगे, वो उनकी टिप्पणियों को एक तरह से, और आप जान रहे होंगे जितना कुछ यूट्यूब के में न्यूज़ नशा के कुछ एपिसोड्स वीडियोस का रीच होता है, जितनी उसकी व्यूज़ होते हैं, उतना भी एक समय में न्यूज़ जो चलता है कुछ शीर्ष चैनलों को छोड़ दें या उनके भी कुछ ऐसे एंकर को छोड़ दें जिन पर थोड़ा बहुत विश्वास अभी है लोगों को, बाकी के समय में तो उनको हर अपने कार्यक्रम या समाचार का जो एक वीडियो क्लिपिंग या कहिए वीडियो जो है वो अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पर, जिससे लोग उसको देखें। उनके जो अपने जो टीआरपी रेटिंग्स वगैरह है उसकी सही जानकारी अगर वो साझा करें तो पता चलेगा कि उनसे आगे कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे बीच में जो हमारी बातों को या लोगों की बातों को, आम जनता की बातों को, उदाहरण के तौर पर न्यूज़ नेशन, जो आम लोगों की बातों को बिना किसी भय के, बिना किसी डर के दिखाती है। हालांकि अजीत अंजुम जैसे लोगों को इस के लिए सजा भुगतनी पड़ती है, उनको चुनाव आयोग के इशारे पर उनके विरुद्ध एफआईआर होता है। और सर ये कोई सजा, सर ये कोई सजा नहीं है, ये बहुत मामूली सी बात है जर्नलिस्ट के लिए। सर जिस पत्रकार के ऊपर 8-10 मुकदमे ना हो, जिसको सरकार तंग ना करे, तो सर पत्रकारिता का मजा नहीं है। मजा ही तब है कि जब सरकार परेशान हो, तभी पता चलेगा कि हाँ हम पत्रकार हैं। नहीं, आपने सही कहा, इसका दो असर तुरंत हुआ। पहला तो तमाम जो दर्शक हैं उनकी सहानुभूति अजीत अंजुम के साथ हुई। दूसरा, उनके अपने कार्यक्रम का व्यूज और रेटिंग्स जो है इतना अधिक बढ़ गया कि शायद अब लग रहा होगा चुनाव आयोग को और जो उनकी जो साझा जो उनके जो अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी वगैरह को, कि ये जो बात उन्होंने की एफआईआर लॉन्च करके, ये उल्टा उन पर एक तरह से पड़ रहा है। आपने सही कहा जी सर। डॉक्टर साहब, मतलब आप ये खुद देखिएगा कि बिहार में जनता, इवन अगर कोई उसमें अंधभक्त भी है ना, वोटर या मोदी भक्त है या बोले कि भाजपा का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, वो तक भी मैं कहूंगा कि शायद परेशान होगा जिस प्रकार से वहां पे जो है इन्होंने गहन पुनरीक्षण जो कि प्रक्रिया निकाली है एसआईआर, उसको लेके सब परेशान है। उसमें जो 11 दस्तावेज है उसके अंदर आधार कार्ड शामिल नहीं होगा, वोटर कार्ड शामिल नहीं होगा और राशन कार्ड शामिल नहीं होगा। पता इस प्रकार किया जा रहा है। और ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोई विदेशी आदमी या बांग्लादेश का कोई आदमी आके बस गया गांव के अंदर, हर आदमी को पता होता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है,
मेरे पूरे गांव के अंदर कौन कौन रहता है, बाहर से कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ नहीं है। उनको तो ये तक पता होता कि फलाने आदमी का जो लल्ला यानी कि उसका जो पोता है वो उसका क्या नाम है और कहाँ काम करता है। ऐसी जगह पे ये सोचना कि कोई बाहर से आगे बस जाएगा, हम उसकी नागरिकता की पहचान कर लें। और बिहार जैसे में जो इन्होंने ये लाए हैं एक नया सिस्टम पर, पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं ये लोग। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वहां की जनता परेशान है, उसके बाद जो उन परेशानियों को दिखा रहा है उसको आप परेशान कर रहे हैं। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। पता नहीं कौन तो इनका शीर्ष नेता है और कैसे इनके सलाहकार हैं। ये तो उल्टा जिसका बुरा करना चाहते हैं उसका ये बहुत ज्यादा फायदा करके जाते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी मैं एक दो दिन पहले दिल्ली में कई सारे प्रवासी बिहार के लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उसमें जो बैटरी रिक्शा जो चलाते हैं वैसे दो तीन व्यक्ति थे और एक व्यक्ति फल बेचने का काम करता है। उनसे बातचीत मेरी हो रही थी। तो वो जो व्यक्ति का जो सरनेम है वो उस जाति से है जो लोग आमतौर से ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। मतलब अब कई बार होता है कि वो जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी को दे, लेकिन आमतौर से कई जातियों को ऐसा माना जाता है कि उनका अधिकतर वोट इस पार्टी को मिलता है। वो लोग बड़ी दिलचस्प टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक तो बेईमानी हम देख रहे थे और चुप भी थे बहुत लोग, लेकिन ये बेईमानी से आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी की मनमानी, वो चुनाव आयोग को नहीं दोष दे रहा है। वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी वाले अब मनमानी पर उतर गए हैं कि किसको वोट देने देंगे और किसको नहीं देने देंगे। मैं अब मैं जो सीए एनआरसी के समय सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा था। मेरे अपने परिवार में मुझे अपने से ऊपर 8-9 पुश्तों के नाम और उनकी जो इतिहास की जानकारी, तो मैंने उसको साझा करते हुए लिखा कि जो लोग इसको इम्प्लीमेंट या उसके तरफदारी कर रहे हैं उसमें 3 पुश्त ऊपर के लोगों का नाम भी बता दे या बता दे कि वो क्या कर रहे थे या किस परिस्थिति में थे या उनके बारे में कोई सार्वजनिक रूप से किसी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति इस देश को बनाने में खेती से लेकर मजदूरी से लेकर हर तरह से आगे है, आप उसी को कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो नागरिक नहीं है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये लोगों में बहुत खराब मैसेज गया है। और ये अब जो चाहेंगे चुनाव जीतना तो इनकी मुश्किलें और बढ़ गई। डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी चर्चा है उसका एक सवाल जो हमारे दिमाग में नहीं था वो आपने चर्चा के दौरान बोला है और वो बहुत गंभीर बोला है। वो मैं सबसे बाद में आखिर में पूछूंगा आपसे, क्योंकि जिस विभागी से, जिस निर्भीकता से आप बोलते हैं हम उसका आदर करते हैं। और ये जो भी अभी आपने एक बात बोली थी, मैं आप सबसे लास्ट में बात करूंगा उसको, तो हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे। मैं वापस फिर इसी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि क्या इस बार कैबिनेट फेरबदल में नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को बड़ी भूमिका देकर प्रधानमंत्री आलोचना को शांत करना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था इंटरव्यू का गडकरी साहब। देखिए, एक दो चीज़ों को तो समझना पड़ेगा। एक बड़ा एक ऑरा गडकरी साहब के चारों ओर बनाया गया है कि ज़बरदस्त रोड बना दिए, ये किए वो किए। देखिए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जितनी भ्रष्टाचार, लेकिन जितनी भ्रष्टाचार सड़कों को बनाने में की जा रही है, जिस सड़क को बनने के लिए मान लीजिए 30 करोड़ लगना चाहिए, उसमें 300 करोड़ लगाते हैं और पता चलता है अगले दिन वो क्रैक कर गया, या जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ वो क्रैक कर गया। यानी कि पूरी सरकार जो है, उसके कोई भी मंत्री हो, वो लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे लग रहे हैं। क्योंकि अगर गडकरी साहब अपने मेहनत के साथ साथ ये भी निश्चित कर देते कि उनके विभाग में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी न रहे, तब तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी किसी भी पद पर उनको आरएसएस रखती या कोई भी रखता, उसका स्वागत देश का हर एक नागरिक करता। क्योंकि देश जो है परेशान है इन भ्रष्टाचार के
स्थितियों से कहीं पुल गिर रहा है। आप देख रहे होंगे गुजरात में कुछ दिन पहले पुल गिरा और 13-14 लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई है और कुछ लोग और बाद में उनकी मृत्यु हुई। तो और बिहार में तो आप सुने ही थे कि पिछले 2 साल से लगातार इतने पुल गिरे और बनने के तुरंत बाद गिरे कि जो यंगस्टर्स मीम बनाते हैं वो इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसमें बड़ी दिलचस्प मीम बन रहा था कि कोई पुल से नहीं जाके वो नीचे में नदी में ही गाड़ी, या अगर सूखी जगह हो तो नीचे उतार के गाड़ी जा रहा है कि पुल से नहीं जाएंगे, या जो फ्लाईओवर्स होते हैं उसके नीचे कोई खड़ा नहीं रहना चाहता था कि ट्रेन गुजर रही है या कोई गुजर रहा है, क्या पता कब गिर जाए। और जाहिर तौर पर जो लोग कि इन तरह के एक्सीडेंट्स में आते हैं उनकी कोई अपनी गलती नहीं होती, वो तो एक चपेट में आ जाते हैं और कई बार उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए ये कोई भी भूमिका किसी को दे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता इस पूरे सरकार से ही परेशान है। ये अभी देखिए, ये इन्होंने दिल्ली में कहा कि जो 15 साल से ऊपर का जो वाहन है उनको खींचने के लिए घरों पर पुलिस आके और गाड़ियों में खींच के ले जा रही थी। उसमें अधिकतर कौन लोग थे? तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, क्योंकि गाड़ियां पुरानी हो या नहीं, इसी वर्ग के पास है जो लोग आमतौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई रहती है। और ये किसके लिए हो रहा था? तो कॉरपोरेट के लिए हो रहा था, क्योंकि गाड़ियां खींच के नहीं ले जाएंगे, उसको कबाड़ी में नहीं बेचेंगे तो अगला जो इतनी गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है इतने सारे कंपनियों के द्वारा, कौन खरीदे? तो ये कानून को इस तरह से कर रहे थे। लेकिन जब चौतरफा इसका विरोध होने लगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो इसके विरुद्ध उतर गए सड़कों पर, तुरंत मुख्यमंत्री महोदया को उस आदेश को वापस लेना पड़ा। पहले वो कहती थी कि ये एलजी का आदेश है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलजी का आदेश को विड्रॉ एलजी ही करते, लेकिन विड्रॉ इन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा कोई आदेश नहीं था। हाँ, और तुरंत ये किया। तो ये परिस्थिति बहुत ही खराब है पूरे देश में। आप किसके लिए सरकार चला रहे? एक भी कानून सर आप अपने शोधकर्ता को बताएं, या मैं आज आपके माध्यम से दर्शकों से पूछता हूं कि वो एक भी कानून ऐसा जो पिछले 2014 से लेकर अभी तक ऐसा बनाया गया हो जो आम लोगों के हित में हो, उसका उल्लेख कर दें आपके कमेंट बॉक्स में, तो मैं मान जाऊंगा उस शख्स को कि आपकी जानकारी बहुत अधिक। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने सारे कानून बने हैं जो कॉरपोरेट्स के हित में है, जो कॉरपोरेट्स को हर तरह से सहूलियत, और पुराने जो कानून थे कुछ सख्त नियम थे जिसमें अगर गलती होती है बड़े कंपनियों द्वारा तो उनको सजा या सजा का डर भी दिखाने का प्रावधान था, वो विड्रॉ कर लिए गए। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट चुनाव में जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, उनके विरुद्ध जो कानून है उसमें ढील दे दी गई। तो इस प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि देश के लिए हम काम कर रहे हैं, या ये सरकार जो है समर्पित है देश के नागरिकों के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए कर रही है काम, और कोई छिपा के नहीं कर रही, पूरे दावे के साथ ठोक कर, सीना ठोक कर, 56 इंच सेना को ठोक कर बता रही है और कि हम चीन को भूमि दे देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जो है अपने ही बनारस में रोड को चौड़ा करेंगे तो कई सैकड़ों मंदिर को तोड़ेंगे, कोई कुछ नहीं, किसी का भावना कोई आहत नहीं। बात शुरू हो गई है मथुरा में, जो है कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनाएंगे, घरों को तोड़ा जाएगा, तो वहाँ की पब्लिक है जो उन्होंने अपने सांसद से 3 बार जीत चुके हैं मान ली, क्योंकि ये सब क्या है, तो कहते हैं जिसको यहाँ पे नहीं रहना है नहीं रहता है, अपना घर छोड़ के जाए, ये तो कॉरिडोर बनेगा ही। इस प्रकार के तो बयान देते हैं इनके सांसद कि कम से कम अपनी जनता को मुंह पे तो बेचारों को इतना धिक्कार ना लगाएं। उनके मुंह पे कह रहे जिसने घर पे रहना है रहे, नहीं तो अपना घर छोड़ के जाए। देखिए सर, हम स्टूडेंट्स भी थे तब भी चुनाव लड़ते थे और ये प्रयास करते थे कि हमें पता होता था कि सामने वाला व्यक्ति हमें वोट नहीं देगा, लेकिन हाथ जोड़कर खड़े रहते थे कि क्या पता उसका भी वोट मिल जाए।
एक ही वोट से हम जीते। दूसरे को अपना बनाना तो यही तो एक कला है, अपने तो अपने नहीं, हैं। ये देखिए, ये चुनाव जो है लोगों के वोट से जीत ही नहीं रहे। ये चुनावी धांधली करके, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को अपने जो चाहते अफसरों को लाकर वहां और जिस तरह से मनमाने ढंग से काम करके ये जीत रहे। तो इनको क्या पड़ी है कि लोगों के दुख दर्द को समझे। ऐसे ऐसे सांसद बनाए हैं जो आपको तो वो आप देखे होंगे पिछले चुनाव में वो खेत में उतर गई थी वो सांसद जो थी, और वो गेहूं काट रही थी। पता चला कि उस समय गेहूं का कोई फसल ही नहीं था, पता नहीं वो कहाँ से वो फोटो भी डाल दी थी। तो इस तरह की तो बातें हो रही हैं, ये काफी चिंताजनक बात है। जिस डॉक्टर साहब, आपकी चर्चा के दौरान आपने एक बात बोली थी जिसमें कुछ नेताओं के आपने नाम लिए थे और उनके संदिग्ध मौत, उस पर थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, इस देश में और सत्ता में बने रहने के लिए कई प्रकार से लोग काम करते हैं। मैं शासन देखा हूँ वीपी सिंह जी का, जब वो सत्ता से हट गए और दूसरी बार फिर जब जनता दल की सरकार बनने की स्थिति है, यूनाइटेड फ्रंट की स्थिति बनने की आई, और उनको एक दिया गया था एक न्योता कि आप आकर इस सरकार को हेड करें, प्राइम मिनिस्टर बने। तो उन्होंने तुरंत कहा था कि जब मैं पिछली बार इस्तीफा दे रहा था तो मैंने बहुत ही एक पूरे अपने होशो हवास में, और यूं कहिए कि लोगों के समक्ष ये बात रखी थी कि मैं फिर इस पद के लिए कभी नहीं आऊँगा, और उसका मैं मर्यादा अपनी बात का और इसका रखूँगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, कोई डिप्टी सीएम रहता है, वो सीएम बनने के लिए होड़ लगाता है, जो सीएम बन जाता है और उसकी मर्यादा और उसका पद जो है बड़ा है, उसको अपने ही उसी डिप्टी सीएम के नीचे सीएम जो बना था पहले, उसको डिप्टी सीएम बनना, ये सोचने से परे बात थी। पहले कोई भी आत्मसम्मान का व्यक्ति ऐसे बात नहीं कर सकता था, तो ये चलती रहती। अब क्वेश्चन उठता है कि कई सारे लोगों की, देखिए मैं एक खास जो नाम लिया था गोपीनाथ मुंडे जी का, उसका आप कहेंगे दर्शकों को, अगली बार मैं उस कार का फोटो भी दिखा दूंगा। सवेरे वो गए अपने आवास से दिल्ली में और एयरपोर्ट जा रहे थे, और जो एक कोई गाड़ी उनको धक्का मारी, कौन गाड़ी रेड थी लाइट ये, रेड लाइट के ऊपर। हाँ, और जो धक्का लगा है, तो उस गाड़ी में कोई ऐसा गंभीर अगर वो एक्सीडेंट होता तो जाहिर तौर पर गाड़ी के ऊपर दिख जाता है किस प्रकार से उसमें धक्का लगा है। कि पूरा आजकल तो टीन का बक्सा के तरह कई गाड़ियां होती हैं जो एक जरा धक्का लगे, साइकिल से धक्का लगने पे चिपक जाती है अंदर, तो वो उस पर बिल्कुल एक छोटा सा डेंट है, और उनको उनकी तबीयत खराब होती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है, कौन उनको ले गया, कैसे ले गया और वहां पर कितने देर तक जिंदा थे, किसने ट्रीटमेंट किया, सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए थी लोगों को, जिसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई है अधिकृत रूप से। कुछ ऐसे जो आप जैसे या कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो बातों के तह तक जाकर अपनी देते हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह कई बातों पर लगाए। जब भी प्रश्न चिन्ह लगता है तो ये लगता है कि संभवतः ये जो मृत्यु थी वो एक इस वजह से नहीं थी जो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट। इस तरह से मनोहर पर्रिकर के बारे में जो बात मैंने कही, वो बात भी लगभग, और मैं क्या कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, और इस तरह की जो है, और देखिए ना कि जो भी व्यक्ति बड़े मुकाम पे थे पुराने सरकार में, यानी कि इन 10 वर्षों में 2014 से लेकर 2024 के बीच में सभी लोगों की मृत्यु कहीं ना कहीं हुई है। अरुण जेटली जी को भी दिक्कतें आई, ट्रांसप्लांट हुआ था संभवतः किडनी का या लिवर, किडनी का हुआ था, और उनकी
इसी तरह सुषमा स्वराज जी थी, उनकी भी मृत्यु इसी तरह से हुई, इन्हीं हालात में। लेकिन अब कीजिएगा क्या, लोग क्या करेंगे जब गोपीनाथ मुंडे जी की अपनी बेटी को ये बहुत खराब लगता है कि लोग उनके पिता की मृत्यु के बारे में बात करें और वो आराम से पद को ग्रहण करती है। तो और भी जो कई नेता हैं, सिर्फ मैं समझता हूँ मनोहर पर्रिकर जी के जो उनके परिवार के लोगों ने शायद कोई पद नहीं लिया, बाकी लोग तो सब पद लेकर ही खुश हैं। तो इसमें आम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम जैसे लोग तो चिंता जाहिर कर सकते हैं कि इसके पीछे की बात लोगों को मालूम होनी चाहिए। इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं जब तक इसकी एक अधिकृत संस्था और जिम्मेदार संस्था द्वारा इसकी जांच नहीं की। डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि गोपीनाथ मुंडे जी का जो एक्सीडेंट हुआ था जी, तो उसमें एक्सीडेंट के फौरन बाद जो उनका स्टाफ था गोपीनाथ मुंडे जी का, चाहे उनका ड्राइवर था, चाहे उनका गनर था, या जो भी कोई था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस को इन्फॉर्म सबसे पहले किसने किया, पुलिस को किसने बुलाया था? उस ड्राइवर ने जिसकी कार से उनका एक्सीडेंट हुआ। उस ड्राइवर के ऊपर आरोप लगा कि भाई उसने लापरवाही से गाड़ी इनकी कार में मारी। तो पुलिस को किसने बुलाया? जो एक्यूज है खुद उसने, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि जो मनोहर पर्रिकर जी है, मैं तो मेरा गोवा में फ्लैट भी है, मैं वहाँ पे अक्सर जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मतलब टू व्हीलर पे तो ये मनोहर पर्रिकर जी टू व्हीलर पे तो घूमते रहते थे जनता के बीच में, बहुत ही ज्यादा पसंदीदा थे। वो ईमानदार माने जाते। ईमानदारी का जो तमगा मिलना आज के समय में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो जल्दी चल बसे। उसके बाद अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और ये मनोहर पर्रिकर जी, ये सब हम तो इनको जो है जवानी बोलेंगे, और एक बिल्कुल मजबूत और उभरते हुए नेता थे। सबके मृत्यु हम तो उसको जवानी में ही बेमौत की मृत्यु मानेंगे जो हुई, कि अचानक से बीमारी हो रही है, उस बीमारी का हमारे यहाँ देश में कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है, और अगर जो इलाज हो भी रहा है तो ऐसा इलाज हो रहा है कि वो जो है उनकी मौत हो रही है। तो ये सवाल तो उठा था। मार्गदर्शन मंडल, उसमें तो 75 साल की उम्र कह के लोगों को बाहर कर दिया गया, जो सीनियर लीडर थे। जो उनसे कम एज के थे, सर वाकई में बड़ा दुख होता है हमारे को भी कि मनोहर पर्रिकर जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, तीनों बहुत ही मजबूत नेता थे, और तीनों जो है पार्टी में नहीं रहे। कुल मिलाकर अगर पार्टी में कुछ दिखता है तो सिर्फ गुजरात लॉबी। चलिए, आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर चर्चा में तो जल्दी शामिल होंगे दोबारा से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।